हेलो साथियों, मैं निशा यादव आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा हमने आपसे बोला था वैसा ही आज हम करने वाले हैं। हमने आपसे बोला था कि क्लास 12 सभी चैप्टरों को हम वन शॉट वीडियो में कराएंगे, तो आज आपके चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है बिलियन। आज की इस वीडियो में आपको बिलियन चैप्टर खासे खल्लास कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम आपको वो तरीका देंगे, वो चीज आपको देंगे जो आप समझ पाएंगे और 100% आप हर चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज हम यहाँ पर पढ़ाएं आप सभी को नोट डाउन करेंगे। एक एक चीज आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। ओनली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप हर एक चीज को लिखेंगे। लिखने के बाद आप रिवीजन करेंगे, आपके पास बुक्स होंगी, उनसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोगों को पता है कि ग्लोबल साइंस IQ चैनल लगातार 2-3 साल से मेडिकल एग्जाम पर काम कर रहा है। अगर आप 2025 में यूपी UMSCP नेट, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी BSc नर्सिंग, यूपी ANM GNM, RUHS BSc नर्सिंग, फार्मेसी, साथ ही में आप एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से लग जाइए तैयारी में। केमिस्ट्री की फुल फ्री में तैयारी करने के लिए आपसे ₹1 नहीं लिया जाएगा, साथ ही में आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल से काफी बच्चे 2024 में सिलेक्ट भी हुए हैं, काफी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आप हमारे साथ पढ़ते रहे तो आप भी 2025 में बहुत बेहतरीन करके आएंगे। बस जो चीजें हम पढ़ाते जाएं उनको टाइम से आप लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। ओके, तो फिर चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना। ओके, तो देखिए ऐसे तो नहीं हम तुरंत का तुरंत बोलेंगे लिखेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले हम सारी चीजों को यहाँ नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आपके सामने लेके आएंगे, फिर चीजों को समझाना स्टार्ट करेंगे। छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें छिपी होंगी, छोटे शब्दों में वो चीज होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। चीजें आपको लगेंगी इतना छोटा, लेकिन उसमें चीजें बहुत सारी निकल के आएंगी। तरीका बहुत अच्छा सा होगा और आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कितना अच्छा समझ में आया। बिना कमेंट के कोई बच्चा नहीं जाएगा। ओके, चलिए भाई, तो फिर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिलियन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब चैप्टर का नाम बिलियन है तो आपको बिलियन के बारे में पता होना चाहिए कि बिलियन कहते किसे हैं। कभी भी किसी भी चैप्टर का अध्ययन करें, पहले उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए बिलियन क्या है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी कि आप अपने आसपास कुछ ऐसा देखें जहां पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे में घुल रहे हैं, तो इसे ही बिलियन कहा जाता है। आपने अपने आसपास काफी ऐसी चीजें देखी होंगी जो आपस में मिल रही हैं और मिलने के बाद जो उनके पहले के गुणधर्म थे वो बाद में नहीं रहते हैं। इसे कहा जाता है समांगी मिश्रण। जैसे कि आपने कुछ नहीं तो शरबत बनते हुए देखा ही होगा। आपने देखा होगा शरबत में हम क्या काम करते हैं, पानी लेते और चीनी को लेते हैं। चीनी को जब हम पानी में घोलते और भी चीज का हम प्रयोग करते हैं, नींबू डालते हैं, काला नमक डालते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन जैसे ही हम क्या काम करते हैं, पानी में चीनी को घोलते हैं, तो घुलने के बाद आप ना तो ये जान पाएंगे कि पानी कहाँ है, ना आप जान पाएंगे चीनी कहाँ है। यानी कि आपस में दोनों के जो गुणधर्म है वो मिल करके हमें तीसरे गुणधर्म की प्राप्ति करते हैं। एक तरीके से कहते हैं कि हम पहले गुणधर्म को नहीं पहचान पाएंगे, तो इसे ही समांगी मिश्रण कहा जाता है, जहां पर पहले के गुणधर्म और प्राप्त होने के बाद के गुणधर्म बदल जाते हैं। तो बिलियन है क्या? जो आप अपने आसपास ऐसा देखें जिसमें 2 चीजें आपस में मिल रही हो, घुल रही हो,
उसे ही विलयन कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे पानी में आप तेल को डालते हैं, तो आप ये सोचे कि पानी में हमने तेल को डाल दिया, यहाँ विलयन बन गया, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पानी में तेल जो है वो कभी घुलता ही नहीं है, उस पे वो तैरता रहता है। जब आप दो चीजें आपस में, दो या तीन, दो से अधिक चीजें आपस में घुल जाती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे में, तो उसे कहा जाता है विलयन। तो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन जो होता है वो आपका दो चीजों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक। जैसे कि कोई दो चीजें हम आपस में मिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों चीजें सेम मात्रा में लेंगे, नहीं, कम ज्यादा मुझे लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने शरबत बनाते टाइम देखा होगा कि जैसे एक गिलास हमने पानी लिया है, तो हम एक गिलास चीनी नहीं लेते, चीनी वही 1-1.5-2 चम्मच ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जितना हमने पानी लिया उतनी ही हम चीनी घोल दें, तो वो शरबत नहीं बनेगा, कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि विलयन जो आपका बनता है वो विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है, जिसमें कोई चीज हम आपस में घोल रहे हैं, उसमें जो चीज कम मात्रा में है वो हमारा विलेय है, और जो चीज अधिक मात्रा में है वो हमारा विलायक है। ठीक है, शरबत बनाते टाइम जल जो है, वाटर, पानी जो है, वो आपका विलायक है। उसमें डली हुई चीनी, काला नमक और जो भी आप डालते हैं, नींबू, ये सारी चीजें आपकी विलेय के अंतर्गत आएंगी। जो चीज हम कम मात्रा में डालते हैं वो आपका विलेय, और जो अधिक मात्रा में लेते हैं वो हमारा विलायक होता है। अच्छा, विलयन की डेफिनेशन हम यहां से बदल भी सकते हैं। विलयन की डेफिनेशन के साथ साथ अगर हम विलेय विलायक को नहीं पहचान पा रहे तो इसका तरीका भी हम आपको समझा सकते हैं। कैसे? जैसे आपसे कोई पूछे कि विलायक क्या है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देते, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है और जो कम मात्रा में है वो विलेय है। लेकिन आप अलग तरीके से भी उसे समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो चीज किसी में घोली जाती है वो विलेय होती है, और जिसमें हम घोलते हैं वो विलायक होती है। हमने पानी में चीनी को घोला तो ये विलेय हो गई, और चीनी में घोला, पानी में घोला तो पानी विलायक हो गया। जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है, और जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है। एक ये भी न्यू डेफिनेशन निकल के आ जाती है। विलेय और विलायक को पहचानने का एक और तरीका होता है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में विलायक, सबसे अच्छा विलायक आपका पानी है, जल है। जल एक ऐसा है जिसमें ज्यादातर सारी चीजें घोली जा सकती हैं। कुछ है जो नहीं घोली जा सकती, जैसे आप उदाहरण में ऑयल को बता सकते हैं, तेल को बता सकते हैं, जो पानी में नहीं घोला जा सकता है। लेकिन ज्यादातर चीजें पानी में घोली जा सकती हैं। इट्स ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल का सबसे अच्छा विलायक जल होता है। और ये क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्रह्मांड का सबसे अच्छा विलायक क्या है, तो आपका पानी है। पानी जल द्रव स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसमें हम कोई सॉलिड चीज भी डाल सकते हैं, सॉलिड को भी घोल सकते हैं, यानी कि ठोस को, और इस लिक्विड द्रव में हम कोई द्रव दूसरा भी घोल सकते हैं। साथ ही में हम इस द्रव में गैस को भी घोल सकते हैं। हमारी बात को ध्यान से समझिएगा कि हम द्रव में ठोस को घोल सकते हैं, द्रव के रूप में हम पानी को माना कि ले रहे हैं। हम यह समझाएंगे आप लोगों को, माना कि द्रव के रूप में हम पानी को ले रहे हैं। ठीक है, जल जो आपका यूनिवर्सल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें हम चाहेंगे तो इसमें हम ठोस भी घोल सकते हैं, हम चाहें तो इसमें द्रव भी घोल सकते हैं, और हम चाहें तो इसमें गैस भी घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका विलायक हो जाएगा और ये सारी चीजें आपकी विलेय हो जाएंगी। इट्स ओके। यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी गई हैं कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं
उससे बने समांगी मिश्रण को हम दो अंगी विलयन कहते हैं। और जब हम तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तीन पदार्थों को आपस में मिला के हम समांगी मिश्रण बना लेते हैं, तो इसे त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। ओके, अब जैसे कि हम विलयन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये ऑप्शन हमने खाली छोड़ा है। आप लोग विलयन से संबंधित 5 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्या विलयन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे बताइएगा जो समांगी मिश्रण वाले हों। इट्स ओके, ऐसे देखो हम आपको साथ में काम भी देते जाएंगे और चीजें भी समझाते जाएंगे, तो आपका भी मन लगेगा और आप जब आंसर देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आगे देखेंगे, यहां से आपका एक नियम निकल के आता है जो है हेनरी का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम मेडिकल की अगर बात करूं तो न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं, चाहे आप वो सीपी नेट का एग्जाम देना चाहें, RUHS BSc नर्सिंग का, एम्स BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, सीपी नेट इत्यादि वनडे एग्जाम के साथ साथ क्लास 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हेनरी नियम। देखो हेनरी नियम जो है वो किस पर आधारित है? हेनरी नियम आधारित है जब हम किसी द्रव में किसी गैस को घोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी द्रव में किसी गैस को घोलते हैं तो यहां से आपका हेनरी का नियम निकलता है। इट्स ओके। हेनरी ने एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा था कि आप अपने आसपास ऐसा कुछ देखें जिसमें कोई भी द्रव में कोई गैस आकर के घुल रही है, तो समझ जाइएगा ये आप हेनरी का नियम यहां लगाएंगे। किसी भी द्रव में कोई भी गैस अगर घुल रही है, आप अपने आसपास कुछ ऐसा देखें कि किसी लिक्विड चीज में कोई गैसीय चीज आकर के मिल रही है, तो समझ जाना यहाँ हेनरी का नियम लग रहा है। हेनरी वैज्ञानिक ने कहा था कि जब किसी भी स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इन्होंने ये बोला है कि जब हम किसी भी गैस की द्रव में विलेयता देखते हैं, जब कोई भी द्रव में कोई गैस घुल रही है, विलेयता का मतलब है घुलना, अगर कोई गैस द्रव में घुल रही है तो उस पर ये ऐसे नहीं, यानी कि ऐसे नहीं कोई गैस द्रव में घुल रही है, ये उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हम किसी भी द्रव में गैस को दाब के द्वारा घोल सकते हैं, और जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे वो गैस द्रव में उतनी ज्यादा घुलती जाएगी, उतनी ही तेजी से वो उसमें क्या हो जाएगी, घुलती जाएगी, विलय होती जाएगी, विलेयता उसकी बढ़ जाएगी। विलेयता का मतलब होता है घुलना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी चीज, कोई भी द्रव में गैस का घुलना उसके दाब के समानुपाती होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, जो ये जिसे आप ठंडा कहते हैं, इसमें गैस ही तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसी कोल्ड ड्रिंक होती है जिसमें बुलबुले बहुत तेजी से निकलते हैं और किसी में बहुत कम निकलते हैं, किसी में ना के बराबर निकलते हैं। ये सारी चीज हेनरी के नियम में ही आप पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा दाब होगा गैस उतनी ही ज्यादा आपकी विलय होगी, और जितनी ज्यादा उसमें विलय होगी खोलने पर जैसे ही हम दाब हटाएंगे वो चीज बुलबुले के साथ बाहर निकलेगी, वो गैस बुलबुले के साथ बाहर निकलेगी। कभी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को थोड़ा हिलाने के बाद खोलिएगा, फिर चेकआउट करिएगा कितनी जल्दी से वो चीज ऊपर की तरफ यानी कि बुलबुले के साथ निकलती है। यहां पर भी आपका हेनरी का नियम है, क्योंकि वहां द्रव पदार्थ में गैस कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, वो भी अधिक प्रेशर पर। दाब लगाने पर ही हम किसी द्रव में किसी गैस को घोल सकते हैं, ये हेनरी का नियम कहता है। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो वाष्प दाब है, सॉरी, यहां पर जो प्रेशर है, दाब है,
वो आपका समानुपाती है गैस के मोल अंश के। इस चीज को भी आप समझेंगे। इन्होंने बोला है कि द्रव की जो विलेयता है, द्रव में जो गैस आपका घुल रहा है वो दाब के समानुपाती है, और कोई भी चीज कितनी मात्रा में घुल रही है ये उसका मोल अंश बताता है। हम अगर ये जानना चाहें कि हमने दाब लगा करके कितना विलय कर दिया है, किसी चीज को कितना घोल दिया, उसकी विलेयता कितनी हो गई है, तो ये हमें उसका मोल अंश बताता है। तो यहाँ पर जो लगाया गया दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी द्रव के इक्वल यानी कि द्रव की मात्रा के बराबर कभी भी किसी भी गैस को नहीं घोल पाएंगे। क्यों नहीं घोल पाएंगे? क्योंकि दाब लगाने से गैस आपकी द्रव में घुल रही है, ठीक है। आप द्रव के रूप में माना कि आप पानी को ही ले लो, और पानी में अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे सपोज दैट, और उसमें गैस घोलेंगे और ये सोचेंगे कि जितना इसमें द्रव के पार्टिकल, जितने इसमें जल के पार्टिकल है उतने पार्टिकल ही हम गैस के घोलेंगे, ये नामुमकिन है। क्योंकि 1 लीटर जल में जो मोलों की संख्या होती है वो 55.55 इंटू 6.022 10 टू की पावर 23 होती है, जो काफी बड़ा नंबर है। हम सोच भी नहीं सकते इतनी गैस अगर हम घोलने का प्रयास करेंगे प्रेशर लगा करके, तो हो सकता है जिसमें हम घोलेंगे वो बर्तन ही फट जाए, वो चीज ही आपकी फट जाए, इतना नहीं घोला जा सकता। तो ये ध्यान भी रखना ना, आप ये इतना कभी सोच जाए कि जितनी कोई भी चीज है उसमें उतनी गैस घोल के रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल के बराबर काम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जिसमें हम घोल रहे हैं वो चीज जिस चीज में रखी है वो चीज फट भी सकती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा जो आपका KH है। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि हेनरी स्थिरांक क्या है, तो KH आपका हेनरी स्थिरांक होता है। तो यहाँ एक फॉर्मूला तो आपका ये बन के तैयार हो गया, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आपको हो सकता है कि ये दाब पूछ ले, हो सकता है कि आपको दाब दे दे और यहाँ पर गैस का मोल अंश दे दे और आपसे हेनरी स्थिरांक पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम इसके आगे भी इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि होगा क्या, आप जानते हैं कि यहाँ गैसों का क्या लिखा है, मोल अंश, और गैसों का मोल अंश किसी का भी हम जब मोल अंश निकालते हैं, मोल प्रभाव जिसे कहा जाता है, उसे निकालने का तरीका होता है कि जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या रखेंगे बटे में उसके मोलों की संख्या, साथ ही में जिसमें आप वो चीज घोल रहे हैं जो विलायक के रूप में है या फिर विलेय के रूप में है उसके मोलों की संख्या। इट्स ओके, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं पूरे विलियन के मोलों की संख्या रख करके हम किसी भी का मोल अंश निकाल लेते हैं। जिसका पूछा जाए सबसे पहले ऊपर उसके मोलों की संख्या रखो, बटे में कुल विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या रखनी है। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने बोला है कि हम पानी में कितना भी चाहे उतनी गैस नहीं घोल सकते हैं, उसके पार्टिकल के बराबर हम इस चीज को नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ NW जल के मोलों की संख्या के बराबर गैस के मोलों की संख्या को बहुत शून्य मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, जहां से हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होगा P बराबर KHNg/NW। अब मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो मोलों की संख्या निकालने का तरीका होता है जिसकी मोलों की संख्या निकाल रहे हैं उसका भार वटे में उसका अणुभार। इट्स ओके, यानी कि द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। तो हमने सबसे पहले गैस का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू KH अपॉन में NW। ये भी आपके लिए फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। देखो आज की वीडियो में आपको पूरे विलियन चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में पूरे विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, सवाल कराए जाएंगे एक साथ। तो प्रयास था वन शॉट
वन शॉट ही है ये, लेकिन न्यूमेरिकल की क्लास हम अलग से ले देंगे। ओके, यहां से एक परिभाषा और निकल के आती है हेनरी नियम की कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होती है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जामों में, यानी कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, 12th में विकल्पी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो ये हेनरी का नियम। बस इतना ध्यान रखना, अपने आसपास आप कुछ भी देखना, अगर द्रव में गैस घुल रही है तो वहां हेनरी का नियम लगेगा। गैस कैसे घुल रही है तो वो दाब पर निर्भर करती है, जितना अधिक दाब लगेगा गैस पानी में उतनी ही ज्यादा घुलती जाएगी, या गैस द्रव में उतनी ही ज्यादा घुलती जाएगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। ठीक है, यहां से एक चीज और है, हेनरी के अनुप्रयोग, काफी बड़े अनुप्रयोग हैं। आप देख सकते हैं, हमने पूरी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दी है, आप इस चीज को देख लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर भी शेयर कर देंगे, लेकिन यहाँ लिखाने से ज्यादा अच्छा हम आपको ये चीज समझा दें। पढ़ने को आप बुक में भी पढ़ सकते, लेकिन इन चीजों को समझ लो ये चीज क्या है। कुछ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम आपको उन पॉइंटों को समझाएंगे। देखो अनुप्रयोग में क्या है कि इसमें आपने एक चीज देखी होगी जिसे कहा जाता है पर्वतारोही। यहाँ आप इमेज देख सकते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जो चढ़ते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको पता है कि आप पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस टाइम आप नॉर्मल जगह रह रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वायुमंडल में गैसें घूम रही हैं, वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं, उनमें से आप ऑक्सीजन को ग्रेड करते हैं। एक डाउट और अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देना कि हम अकेली ऑक्सीजन गैस ही लेते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वायुमंडल में अदर गैसें उपस्थित हैं, क्या हम उनको छेक छेक करके अपने अंदर लेते हैं, उनको हम बोल देते तुम हट जाओ हम अकेली ऑक्सीजन लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम सभी गैसों को लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी ओनली ऑन ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, शेष गैसों को बाहर निकाल देती है। हम नाइट्रोजन को भी लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं, लेकिन वो हम छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन हम यूज में लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों के बाद ये ब्लड में जाकर के ग्लूकोज को तोड़ करके हमें एनर्जी देती है। अब आप लोग दिमाग लगाइए, क्या अजरना मतलब बेफालतू में ये गैसें हमारे शरीर में घुल गई होंगी? कोई बिना चीज के क्या ये गैस हमारे शरीर में घुल जाएगी? नहीं घुल जाएगी, ना ये हमारे शरीर में ऐसे प्रवेश कर जाएगी। इसके अंदर एक दाब लग रहा है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडलीय दाब की वजह से ये गैसें हमारे शरीर में जा रही हैं, ये गैसें हमारे शरीर में घुल रही हैं, ये गैस हमारे ब्लड में घुल रही है, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ करके ये हमें एनर्जी दे रही है। सीधी सी बात है, वायुमंडलीय दाब की वजह से ही हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाते, क्योंकि ये इतना दाब लगाती हैं कि ये गैसें हमारे किसमें घुलती जाती हैं? वो ब्लड में घुलती जाती हैं। ठीक है, तो जो आप जानते हैं कि जैसे पर्वत पर हम चढ़ेंगे, पर्वतारोही जो होते हैं, जैसे जैसे ये ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके ऊपर लगने वाला वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगा तो फिर इनको गैस से जो है वो इनके ब्लड में उतनी आसानी से नहीं घुल पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो फिर गैसें उतनी आसानी से हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएंगी। दाब से ही तो हमारे शरीर में गैसें घुल रही हैं। तो दाब कम हुआ तो यहाँ पर ब्लड में गैस का घुलना कम हुआ। हमारे जो आपका ब्रेन है उसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी गैसें घुले, ग्लूकोज टूटे और हमें जल्दी से एनर्जी मिले, अन्यथा हमारा ब्रेन काम करना बंद कर जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि पर्वतारोहियों को इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है एनॉक्सिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वतारोही को कौन
सा रोग हो जाता है? तो जो पर्वतारोही होते हैं ये एनोक्सिया, ये अस्थायी रोग है, कोई स्थायी रोग नहीं है। जैसे हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता, ये खत्म हो जाता है। जैसे आप ऊंचाई पर गए, कुछ समय बाद आए जब दोबारा से वापस, तो धीरे धीरे महीने डेढ़ महीने में ये रोग खत्म भी हो जाता है। तो पर्वतारोहियों में एक रोग हो जाता है जिसे एनोक्सिया कहते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वो गैसें हमारे ब्लड में उतनी आसानी से नहीं घुल पाती, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से जब ऑक्सीजन गैस नहीं घुल पाएगी तो रोग हो जाता है जिसे एनोक्सिया कहा जाता है। एक चीज आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में आपको सपोज दैट 12th बच्चों की बात करें, 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो आप 2 इसके उदाहरण लिख दो, बना के भी लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा। बस चीजें समझ लो। जैसे पर्वतारोही ऊंचाइयों पर जाते हैं तो रक्त में गैस की विलेयता कम हो जाती है, जिसके कारण ऐसे करके आप बनाते हुए लिखते जाएंगे, जिसके कारण उन्हें एनोक्सिया रोग हो जाता है। और ये एक अस्थायी रोग है, कोई स्थायी रोग नहीं है। आगे आप देखेंगे क्यों हो जाता है तो उसके बारे में लिख देना, वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से ऐसा होता है। एक एग्जांपल और इसका सबसे अच्छा है, वो है आपका गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं। जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपका दाब ज्यादा लगता है। समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाते हैं उन पर दाब ज्यादा लगता है। दाब ज्यादा होने की वजह से आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं वो अपने पीठ पर सिलेंडर बांध के जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, साथ ही में हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। वनडे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि गोताखोर के गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो वो आपकी कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। ओके, हीलियम गैस मिलाई जाती है। यहाँ पर एक चीज और, तो जो जब वो समुद्र के अंदर जाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस उनके सिलेंडर में भरी होती है। वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन तो वो अच्छा दाब बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत स्पीड में गैसें हमारे ब्लड में घुल रही हैं, बहुत जल्दी आपका ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी दे रहा है, और नाइट्रोजन को वो अपनी मुंह के साथ नाक के सारे से बाहर निकाल रही हैं। गोताखोर आप देखेंगे जब समुद्र के अंदर होते हो तो उनके आगे बुलबुले से पैदा होते रहते हैं। सीधी सी बात है, वो नाइट्रोजन गैस के बुलबुले हैं। अब होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो उससे कहा जाता है भाई जब बाहर निकलो तो स्पीड में बाहर मत निकलना। क्यों मत निकलना? क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो चलो हमारे काम आ रही है, लेकिन वो नाइट्रोजन जो बहुत स्पीड से बुलबुलों के साथ बाहर निकल रही है, दाब बहुत ज्यादा लगा हुआ है, गैसें ऑक्सीजन बहुत जल्दी से घुल रही है, नाइट्रोजन जल्दी जल्दी से निकल रही है, लेकिन जैसे ही गोताखोर बाहर निकलेगा दाब कम होगा, दाब कम होगा, नाइट्रोजन गैस बहुत स्पीड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि इतनी स्पीड से निकले कि आपकी नस को भी फाड़ दे। तो आपका ये सवाल हो सकता है फिर उसमें नाइट्रोजन गैस डाली क्यों जाती है? इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर से किसी को मार भी सकते तो उसमें डालो ही मत नाइट्रोजन गैस। तो रीजन एक ये है क्योंकि हम डेली में ऑक्सीजन गैस नहीं लेते, प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते, हम नाइट्रोजन गैस को भी लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हम कोई चीज प्योर लेते नहीं है तो वहां डबल खतरा पैदा हो जाएगा, तो इसलिए नाइट्रोजन को डाला जाता है उसमें। तो गोताखोर जब आपके क्या कहते हैं, जब गोताखोर बाहर निकलते हैं, स्पीड से बाहर निकलेंगे तो उनमें इतनी बुलबुले के साथ नाइट्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि हो सकता है नस को भी फाड़ दे, और यहां से एक रोग पैदा होता है जिसे वेंट्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेंट्स कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो इसलिए उसमें हीलियम को मिला के डालते हैं, क्योंकि हीलियम नाइट्रोजन की विलेयता को कम कर देता है। ओके, यहां तक आप शायद समझे होंगे, अनुप्रयोग आपके क्लियर हुए होंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक उठता है जो है वाष्प दाब, जिसे कहा जाता है वेपर प्रेशर।
हम आप लोगों को वन शॉट वीडियो में हर चीज कराएंगे। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट में कराएं, लेकिन कराएंगे सब कुछ, क्योंकि हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, वो ऑल मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप 12th में तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको वन शॉट में सब कुछ समझाएंगे, अपनी बातों से सब आपके तक बातें पहुंचाएंगे। बस थ्योरी हो सकता है यहाँ कम लिखी हो, चीजें आपको पूरी पूरी समझा देंगे। वाष्प दाब क्या होता है? तो किसी निश्चित ताप पर वाष्पन एवं संघनन के मध्य साम्यावस्था पाई जाती है। साम्यावस्था पर द्रव के वाष्प दाब द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। इस चीज को एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, अगर आप वाष्प दाब समझ गए तो आगे आने वाले जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वेपर प्रेशर अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर से ही राउल्ट का नियम बना है, वेपर प्रेशर से ही अड़सन गुणधर्म बने हुए हैं। तो वेपर प्रेशर अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। देखो, वाष्प दाब है क्या? माना कि हमने कोई बर्तन लिया, माना कि हमने कोई भी बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने बीकर जो लिया है वो आपका क्लोज है, बंद पात्र है। बंद पात्र में हमने माना कि वाटर पानी को लिया, हमने पानी को लिया, हम पानी को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम नीचे से इसे हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। जब हम इसे ऊष्मा देंगे तो यहां पर ये पानी वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा। एक डाउट और क्लियर करना चाहेंगे, कभी ये मत सोचना कि आपने ये पढ़ रखा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री उसका क्वथनांक बिंदु होता है। काफी टीचर अध्ययन कराते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ का मतलब वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। इट्स ओके, हम मानते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन कई हद तक बहुत गलत है। क्यों गलत है वो अभी आप सीखेंगे। सीधी सी बात है, हमने बोल दिया है कि जल का क्वथनांक बिंदु, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी वाष्प में बदलेगा? बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पानी को कभी भी तापमान देते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो 5 मिनट तब होते हैं पानी में से भाप निकलनी स्टार्ट हो जाती है। क्या वो आपका भाप नहीं है? क्या वो आपकी वाष्प नहीं है? क्या उसके द्वारा वाष्प दाब नहीं लगाया जाएगा? बिल्कुल लगाया जाएगा। तो ये परिभाषा 9th लेवल की है, लेकिन आप अगर इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो ये परिभाषा आप पर सूट नहीं करती है। जब हम किसी भी जल को गर्म करते, द्रव पदार्थ को गर्म करते, तो ये द्रव पदार्थ माना कि हमने 30 डिग्री सेल्सियस पर से गर्म किया, भाई साहब ये क्या होगा? भाप बनना स्टार्ट कर देगा। हल्का सा ये क्या बनाएगा? भाप बनाएगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। जब ये वाष्प में बदलेगा तो सीधी सी बात है, क्लोज पात्र है, इसके द्वारा यहाँ दाब लगाया जाएगा। जब इसके द्वारा दाब लगाया जाएगा, हम यहाँ क्या काम करते हैं? बैरोमीटर भी लगा देते हैं, जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है? दाब के बारे में, कि यहाँ पर कितना दाब लगाया जा रहा है। हम क्या काम करते हैं? इसे बढ़ा करके 50 डिग्री सेल्सियस करते हैं। हम बैरोमीटर में फिर चेक करते हैं कितना दाब हो गया। माना कि 30 पर इसका दाब 240 था और 50 पर जाकर के लगभग ये 360 हो गया। इसका वाष्प दाब यहाँ पर 240 mm है, यहाँ भी 360 mm है। यहाँ पर हमने और इसका तापमान बढ़ाया, तापमान लेके हम 70 ले गए। 70 पे जाके ये लगभग आपका 520 mm के समथिंग हो गया। हम तापमान बढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका पानी है, द्रव पदार्थ जो है वो उतनी स्पीड से वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा। और जब ये वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा तो इस वाष्प के द्वारा यहाँ पर दाब भी लगाया जाएगा, जिसे ही हम वाष्प दाब कहते हैं। सीधी सी बात है कि जब यहाँ पानी आपका भाप में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है,
तो इस वाष्प के द्वारा इस पात्र पर, इस पानी के अंदर भरे हुए लिक्विड पर आपका ये दाब भी लगाएगा, प्रेशर भी लगाएगा, इसे ही वाष्प दाब कहा जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि हम इस चीज को बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, ये पानी और स्पीड से आपका भाप बनना स्टार्ट करेगा और वाष्प दाब जितनी ज्यादा ये वाष्प में बदलेगा उतनी ही ज्यादा ये वाष्प दाब लगाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के इसका वाष्प दाब लगभग 760 mm हो गया। और 760 mm जो है वो आपका 1 एटमॉस्फेयर को कहा जाता है। 1 एटमॉस्फेयर को कहा जाता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 760 mm के बराबर होता है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है, किसी भी द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक नहीं है बेटा। जब 50 डिग्री सेल्सियस था तब भी गैस में ये चीज बदल रही थी और 30 था तब भी बदल रही थी, दाब भी ये लगा रहा था। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर एक नया चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार है कि जैसे ही 100 पर पानी पहुंचा वैसे ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अन्यथा और कोई रीजन नहीं है। द्रव का गैस में बदलना क्वथनांक नहीं है। किसी भी निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे ही क्वथनांक कहा जाता है। यू आर अंडरस्टैंड। तो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर चमत्कार ऐसा होता है, इसलिए से बॉइलिंग पॉइंट, हर एक लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोई 70 पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो कोई 110 पर होता है जाकर के। जब उसका वायुमंडलीय दाब, उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसी टाइम उसका वो क्वथनांक बिंदु बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत स्पीड से ये चीज वाष्प में बदलेगी, जितनी स्पीड से वाष्प में बदलेगी उतनी स्पीड से ये वाष्प दाब लगाएगी, इसे ही वाष्प दाब बोला जाता है। परिभाषा को पढ़ेंगे तो कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पे यहां मैंने कहा है किसी निश्चित ताप पर वाष्पन एवं संघनन। आपने कभी एक चीज गौर की है, जब आपने कभी पानी को उबाला होगा तो पानी को उबालने पर जैसे आप पात्र को बंद कर दो, बंद पात्र कर दो, टेम्परेचर कम ज्यादा करना बंद कर दो। हमने माना कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ले लिया, सेम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, जब आप कभी ढक्कन को खोलते हैं तो उस ढक्कन पर पानी की कुछ बूंदे होती है। वो पानी की बूंदे, जैसे हम ढक्कन को नहीं हटाते तो पानी की बूंदे जो वाष्प बन के ढक्कन पर छा गई है वो तुरंत पानी में फिर गिर जाएंगी, फिर उबाल करके पानी पे ढक्कन पे आएंगी, ढक्कन से फिर पानी में गिर जाएंगी कि नहीं गिर जाएंगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे निश्चित ताप पर संघनन और वाष्पन की क्रिया हो रही है। वाष्पन जब पानी से उबल करके वो ढक्कन तक जा रही है और ढक्कन से पुनः पानी में गिर रही है, ये संघनन की प्रोसेस है। ठंडा होकर के फिर गिरना, गर्म होकर के ढक्कन तक जाना वाष्पन है, ढक्कन से पुनः जल में गिरना ये संघनन है। तो जब हम किसी निश्चित ताप पर ये चीज युगल में आ जाती है, जितनी तेजी से वाष्पन होती है उतनी तेजी से जब संघनन होने लगता है तो उसे ही हम वाष्प दाब कहते हैं, उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो किसी भी द्रव पर लगाए गए, आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी द्रव पर लगाए गए वाष्प दाब नहीं, किसी भी द्रव से वाष्प में बदल करके वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ जो वाष्प दाब है इसे प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि आपका तापमान। जितना ज्यादा हम तापमान देंगे उतनी ही ज्यादा चीज वाष्प में बदलेगी और उतना ही ज्यादा यहाँ वाष्प दाब लगाएगा। आगे है द्रव की प्रकृति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिक्विड पर ये चीज डिपेंड करती है। अगर आपका कोई ऐसा लिक्विड जिसके पार्टिकल स्ट्रॉन्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो भाई साहब वो कम जल्दी से वाष्प में बदल पाएगा, और अगर इसके बीच का जो बल है वो कमजोर है तो ये चीज वाष्प बहुत जल्दी से बनाएगी। तो यहाँ पर एक चीज हम कहेंगे कि ये द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, जो विलायक होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है।
आगे है अवाष्पशील विलेय की प्रकृति। ये और भी सुंदर पॉइंट है। यहां से आपका राउल्ट का नियम निकलता है। आप एक बार इस चीज को फिर से चेक करेंगे। इंक डाल लें पहले, तब तक भाई ऐसा करिए आप लोग कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो हमारी कोशिश है कि हम हर संडे और मंडे में 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दें, या संडे को या फिर मंडे को। हफ्ते में जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हो सकता है कि 3-4 महीने में हमारा 12th कोर्स कंप्लीट हो जाए, और 12th कंप्लीट होने के बाद हम आपका 11th भी कंप्लीट करा देंगे। मतलब 11th 12th दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हमारे सामने निकल के आती थी कि मैम आपकी इस पर टॉपिक की क्लासें नहीं मिलती हैं, जब थ्योरी नहीं मिलती है तो हम कहां से इसकी स्टडी करें। इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि थ्योरी को हम 1 शॉट में निपटाएंगे। अगर हम ऐसा काम डेली करें, जैसे हम डेली आपको 30-30 मिनट की क्लासेस देने लगे, तो काफी परेशानी होती है, हमारे पास फिर समय नहीं निकलता। हम ऐसा करेंगे फिर हम लाइव नहीं ले पाएंगे। लाइव लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लाइव में क्वेश्चंस कराने से बेनिफिट होता है, बच्चे भी अच्छा सीखते हैं और चीजें भी क्लियर होती जाती है। तो ऐसा कराने के बाद आपकी, जैसे आज ही आपको टॉपिक मिल गए, अब हफ्ते भर इस चैप्टर के क्वेश्चंस चलेंगे, फिर नेक्स्ट हफ्ते को आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, फिर उस हफ्ते भर उसके चलेंगे। ऐसे करके हम लोग एक दिन 3-4 महीने में बहुत अच्छा काम करेंगे, और बहुत अच्छा करने के बाद आने वाले समय में अच्छा स्कोर भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। माना कि हम क्या काम करते, कोई भी द्रव पदार्थ जो अभी हम देख रहे थे, हमने यहाँ पर माना कि जल लिया है। ठीक है, इस जल में हम माना कि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दें। अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब है आ माने नहीं, वाष्पशील माने वाष्प में, जो वाष्प में नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर एक दिमाग लगाना भी हमारे प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपने देखी होगी, जब आप कभी चाय बनाने के लिए जाते तो पानी को पहले उबालते हैं। पानी जैसे ही उबाल मारता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे ही पानी उबाल मारता है और वैसे ही आप उसमें चीनी डाल दो और उसमें चाय की पत्ती डाल दो, तो तुरंत पानी उबलना बंद हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? 2-3 मिनट बाद पानी फिर उबलना स्टार्ट कर देता है। उसमें जाके आप दूध को डाल दो, और जैसे ही आप बाद में दूध को डालते हो, पानी तुरंत उबाल मारना फिर बंद कर देता है। फिर 5-10 मिनट में फिर वो उबलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों? अगर उस चीज को कभी समझे होंगे, कभी देखा होगा, तो ये चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे हमने अकेले पानी को उबाला, हमने जाना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है। ठीक, हमने ये भी जाना कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी वाष्प में बदलता है। बदलता कि नहीं बदलता है? लेकिन हम क्या काम करें, जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है और हम इसमें ले तुरंत इसमें ऐसे पार्टिकल डाल दें जो अवाष्पशील है। माना कि हम इसमें नमक डाल दें, नमक के डालते ही तुरंत आपका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर में कमी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ का बैरोमीटर आपका पीछे चला जाएगा। यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाप बहुत स्पीड से बना रहा था अकेला पानी, जैसे ही हमने नमक डाला वैसे ही वाष्पन की क्रिया धीमी हो जाएगी, और वाष्पन की क्रिया जब धीमी हो जाएगी, इसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, और हमें बैरोमीटर तुरंत पीछे की तरफ दिखा देगा कि अब आपका वाष्प दाब कम हो गया। अब हम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, समय 5 मिनट तब लगेगा, पानी दोबारा की तरह फिर से उबलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन बैरोमीटर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? सॉरी, बढ़ेगा, लेकिन वो 760 mm के बराबर नहीं होगा। ये तब 760 mm के बराबर होगा जब हो सकता है हम इसे 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाए। तो यहां से आपका ये टेम्परेचर बदलता रहता है। 760 mm मुझे करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा,
तब 760 mm आपका वाष्प दाब निकल के आएगा। तो यहाँ जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वाष्प दाब में जब कमी आती है तो ये अब अक्षांक गुणधर्म में पढ़ेंगे जाके कि क्या हो जाता है। तो देखेंगे वाष्प दाब अवाष्पशील पदार्थ पर भी वाष्प दाब निर्भर करता है, ये इसका प्रमुख कारक है। अब यहाँ जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाते तो इस चीज में कमी आई, अब वाष्प दाब में कितनी कमी आई ये आपका राउल्ट का नियम सिखाएगा आपको। किसी भी द्रव में जब हम अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है वो आपका राउल्ट का नियम बताता है। कैसे? तो राउल्ट वैज्ञानिक ने एक नियम दिया कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इन्होंने बताया भाई कि हम कोई भी विलयन ले लें, उस विलयन में अवाष्पशील से नहीं मुझे मतलब है, मुझे सिर्फ वाष्पशील पदार्थ से मतलब है। किसी वाष्पशील पदार्थ के द्वारा जो आंशिक दाब लगाया जाएगा, वाष्प दाब लगाया जाएगा, वो उस अवयवी घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा आपका पदार्थ उसमें मिला होगा, जितना ज्यादा वो वाष्प में बदलेगा, उतना ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा, ये राउल्ट ने कहा था। और मोल अंश का मतलब है कितनी चीज भूली हुई है, उस घटक का कितना अंश उसमें डला हुआ है, उस अंश के बराबर ही हमारा वाष्प दाब होगा। क्योंकि अगर मोल अंश उसमें ज्यादा है, द्रव पदार्थ के मोल अंश ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी वाष्प में बदलेगा, वाष्प में जब ज्यादा बदलेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगाएगा। तो इन्होंने कहा जैसे कोई अवयवी घटक हमारे पास A है तो उसका आंशिक दाब PA हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा कि अवयवी घटक हमारा B है तो इसका आंशिक दाब जो है वो आपका PB हो जाएगा। आगे देखो, इन्होंने राउल्ट के नियमानुसार अभी मैंने देखा है कि किसी भी घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, कि उसमें उसका कितना अंश भुला हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो A का जो मोल अंश है A का जो वाष्प दाब है वो A के मोल अंश के समानुपाती है, और B का जो वाष्प दाब है वो B के मोल अंश के समानुपाती है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ स्थिरांक P0 A आता है और यहाँ P0 V आता है। तो ये हमारे अवयवी घटक A और B के वाष्प दाब है। अगर हम यहाँ कुल वाष्प दाब निकालना चाहें तो हम यहाँ क्या करेंगे, PA प्लस PB करेंगे। क्या करेंगे? PA प्लस PB करेंगे। PA की जगह हम मान रखेंगे तो आपका P0 A XA हो जाएगा, और यहाँ P0 V XB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ आपने एक चीज और पढ़ रखी होगी कभी उसमें मोल अंश में, कि जैसे कि हमारे A और B का मोल अंश है ये हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई भी विलयन कितने भी पदार्थों से मिलकर के बना है, टोटल के हम जब मोल अंश निकाल लेते हैं तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका XA का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो 1 माइनस XB हो जाएगा कि नहीं। इसके मान को हम यहाँ रखेंगे तो P0 A 1 माइनस XB हो जाएगा, प्लस में आपका P0 B XB हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? पहले आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, P0 A माइनस की P0 A XB प्लस की P0 B XB हो जाएगा। यहां से आप कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा P0 A, कॉमन यहां से लेंगे आप प्लस का XB। क्या कॉमन लेंगे? यहाँ आप प्लस का XB कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा P0 B माइनस की P0 A। यही आपका राउल्ट का नियम है। यही आपका क्या है? यही आपका राउल्ट का नियम है, ठीक है। ये है राउल्ट का फॉर्मूला। यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल की क्लास में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप
ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए भी आता है। तो ध्यान रखेंगे कुल वाष्प दाब जो है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। तो राउल्ट के नियम अनुसार क्या कहा गया था कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो इसके मोल अंश पर निर्भर करेगा। ये आपका जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पर वेपर प्रेशर है वो किसके समानुपाती है, एक्स के समानुपाती है। उसमें कितने किसी चीज के मोल अंश घुले हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अब आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें हम राउल्ट के हिसाब से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन का अध्ययन कराएंगे, फिर आपको अड़शंख गुणधर्म की तरफ लेकर के चलेंगे। ओके, एक बार सभी विद्यार्थी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे। अब हम देखेंगे राउल्ट के हिसाब से विलयन को दो भागों में बांटा गया है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो देखिए हमने यहां लिखा है आदर्श विलयन, जिसे कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे ये आदर्श विलयन कहा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। कैसे पालन करना, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा, इसकी पहचान क्या है। तो आप इसके रूल देखेंगे, इसे समझेंगे कैसे। ए आकर्षण बल, वी आकर्षण बल, और इन दोनों को मिलाने पर जो ए का आकर्षण बल है ये बराबर होने चाहिए। हमने माना कि कोई ए पदार्थ लिया है, ए कोई भी चीज ली है, उसके बीच का जो आकर्षण बल है, ऐसे ही हम बी कोई चीज लें, बी के मध्य का जो आकर्षण बल है, और तीसरे में हम ए और बी को आपस में मिक्स कर दें, उसका जो आकर्षण बल है, अगर तीनों के सेम हैं तो कहा जाएगा कि ये आपके राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये आदर्श विलयन है। सवाल उठता है कि आकर्षण बल क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आपने 11th क्लास में स्टडी कर रखी होगी आकर्षण बल के बारे में। आकर्षण बल हमारे तीन होते हैं। एक तो हमारा होता है वांडर वाल्स बल, एक होता है ध्रुवीय बल, और एक होता है हाइड्रोजन बल। अगर तीनों में देखी जाए तो सबसे मजबूत जो है वो आपका हाइड्रोजन बल होता है। सबसे कमजोर आपने पढ़ रखा है कि वांडर वाल्स बल होता है। और ध्रुवीय क्या होता है, ऐसे कोई पार्टिकल जिनके यानी कि जिसपे प्लस और माइनस होता है, उसके बीच लगने वाला जो बल होता है वो आपका ध्रुवीय बल होता है। इट्स ओके, लेकिन पहचान कैसे करेंगे, तो एक बार हम इस चीज को इस कोने में समझाएंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो यहाँ आप लोग समझेंगे कि कैसे ए बी और ए बी का आकर्षण बल सेम होता है। ध्यान से सुनेंगे। माना कि हमने क्या काम किया है, एक तरफ अपनी बेंजीन ली है, इट्स ओके, एक पात्र में हमने बेंजीन को लिया है। अब ये पता होना चाहिए कि बेंजीन के बीच कौन सा बल लगता है। ये हमने ए के रूप में लिया है, ये हमारा ए घटक है। वहीं पर दूसरी तरफ हमने बी घटक लिया है, और बी घटक में माना कि हमने यहां पर आपका टॉल्यून ले लिया है, ठीक है, CH3 ले लिया है, टॉल्यून है, ये हमारा वी घटक है। मेन चीज है कि इस ए घटक के बीच कौन सा आकर्षण बल होगा, वी घटक के कणों के बीच कौन सा आकर्षण बल होगा। तो मैंने बताया आकर्षण बल तीन होते हैं, वांडर वाल्स बल, ध्रुवीय बल और आपका हाइड्रोजन बल। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आपके हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उनके बीच वांडर वाल्स बल लगता है, आयनों के बीच ध्रुवीय बल लगता है,
और जब कोई हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बल लगता है। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम मुंह से ज्यादा बताती हैं, चीजें लिखी यहाँ पर कम है। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है। कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम अपने मुंह से आपको बोल देते हैं, ये छोटी छोटी नॉलेज है। आप लोगों से कहना है कि आप इन चीजों को नोट डाउन करते रहे। जैसे मैंने बोला बल 3 होते हैं केमिस्ट्री में जो आप अध्ययन करते हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वही बात हम एक बार दोहराना चाहेंगे, हमारे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। डिजिटल बोर्ड एक ऐसी चीज है तुरंत के तुरंत लिखते जाओ, कोई समस्या नहीं होती है। अब यहाँ मार्कर का जब तक यूज करेंगे वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो कुछ चीजें ऐसी जो हम मुंह से बोलते हैं आप उन्हें नोट डाउन करते रहा करें, ओके। और ज्यादातर चीजें सभी हमने लिख के रखी हैं, अगर हम बोलेंगे लिखेंगे काफी समय बर्बाद होगा, इसलिए पहले से सारी चीजें हमने नोट डाउन की हैं। और हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द थ्योरी कंप्लीट कराएं 1 शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ओके। तो यहाँ पर जो चीज लिखने वाली है वो लिखी है, और जो समझाने वाली है वो आप मेरे मुंह से सुनेंगे। और समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखने से किताबें भरना, नोटबुकों को भरने से क्या फायदा, बस चीज दिमाग में छप जानी चाहिए। तो हमने यहाँ घटक ए घटक बी, अगर हम बात कर रहे थे वांडर वाल्स बल। वांडर वाल्स बल हाइड्रोकार्बनों के बीच लगता है, ध्रुवीय ध्रुवीय आयनों के बीच। और आपका जो हाइड्रोजन बल होता है, जब कोई हाइड्रोजन विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बंध बनाता है तो वहां हाइड्रोजन बल होता है। जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ बंध बनाना, ये आपका हाइड्रोजन बल होता है। और हाइड्रोजन बल सबसे मजबूत बल होता है, ओके। तो यहां अगर देखें बेंजीन है, और बेंजीन एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, इसके बीच जो बल लगेगा वो वांडर वाल्स बल होगा। आपने क्लास 11th में स्टडी की होगी कि वांडर वाल्स दुर्बल होता है, वीक होता है, ऐसा नहीं है। आप जब और आगे की स्टडी करेंगे तो वांडर वाल्स प्रबल भी होता है और दुर्बल भी होता है। प्रबल होता है जब कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा है, जहां हाइड्रोकार्बन ऐसा जहां हाइड्रोजन कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा है, वहां प्रबल वांडर वाल्स बल होता है। तो यहां पर कौन सा होगा, प्रबल वांडर वाल्स बल होगा। इट्स ओके। यहां पर भी हाइड्रोकार्बन है, 4 से अधिक है, सेम इसी प्रकार से यहां भी प्रबल वांडर वाल्स बल होगा। हमने क्या काम किया, ए और बी को मिला करके कोई तीसरा ए बी प्रोडक्ट बना लिया। हमने इसमें ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया। अब यहां होगा क्या कि आपकी बेंजीन के बीच टॉयलिन घुसी हुई है, बेंजीन के बीच टॉयलिन घुसी हुई है, और भाई टॉयलिन के बीच में देखा जाए तो बेंजीन घुसी हुई है, लेकिन इसके बीच लगने वाला बल कौन सा होगा, चारों के चारों आपके हाइड्रोकार्बन ही हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रबल वांडर वाल्स बल ही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, प्रबल वांडर वाल्स बल ही होगा। जो हमारे ए और बी के बीच का आकर्षण बल था, सेम मुझे ए बी मिलाने पर आकर्षण बल प्राप्त हुआ। यही पहचान है कि ये हमारे आदर्श विलयन है। एक्स वाई जेड और कोई पहचान नहीं है। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाए, 2 कंपाउंड आपको दिए जाएंगे, कहा जाएगा बताओ भाई इसमें कौन सा बल है, सॉरी ये कौन सा विलयन है, आदर्श है या अनादर्श है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, चीजों को क्लियर करना कि इसके बीच कौन सा बल है, इसके बीच कौन सा बल है, मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, जस्ट आंसर दे देना। अगर सेम निकल आए तो आदर्श विलयन होगा, ओके। अगर यहां देखा जाए कि आपका सेम निकल के आया तो ये आदर्श विलयन होगा। वहीं पे आगे लिखा गया है डेल्टा H बराबर 0 होता है। डेल्टा H बराबर 0, H का मतलब क्या है यहाँ पर, सबसे पहले H का मतलब है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। यहाँ पर ना तो आपकी एनर्जी लगेगी और ना ही यहाँ
ना तो ऊर्जा आपकी उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी। डेल्टा V बराबर 0, V वॉल्यूम यानी कि आयतन से संबंधित है। दिमाग लगाएंगे, आदर्श विलयन है। यहाँ पे हमने माना कि 1 लीटर बेंजीन ली, 1 लीटर ही हमने टोल्यूइन ली। ओके, यहां पर जब हमने मिलाया तो 2 लीटर हमें प्राप्त होगी। यहां आपका अवकारक शायद 2 लीटर था और उत्पाद में जो हमें प्राप्त हुआ वो भी 2 लीटर है। आपस में कट के V का मान कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। तो डेल्टा V बराबर भी हमारा 0 हो जाएगा। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो वाष्प दाब जो है वो, कुल वाष्प दाब जो है वो जैसे घटक A और V का वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि राउल्ट के नियम से तो यही पता चलता है हमको। तो यहाँ क्या है? सही होगा। तो बिल्कुल देखो भाई, जैसे यहाँ सपोज दैट पहले बेंजीन का वाष्प दाब माना कि 420 mm है और दूसरे का यहाँ पर 240 mm है। इसके बीच आकर्षण बल, इसके बीच आकर्षण बल सेम है, बनने वाले के बीच का भी आकर्षण बल सेम है। इसको वाष्प दाब जो इस पर लग रहा है वाष्प में बदलने के लिए वो 420 mm लगा रहा है। ओके, ये भी 240 mm लगा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये आपका कितना लगाएगा? 660 mm का वाष्प दाब लगाएगा, क्योंकि सेम आकर्षण बल है। जितनी एनर्जी, जितना तापमान हम इसको देंगे, जितना तापमान इसको देंगे, दोनों को मिला के जब हम यहां पर देंगे तब ही इसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो यहां पर ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। P बराबर P0 AX प्लस P0 BX भी आपका हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बेंजीन व टोल्यूइन का मिक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आदर्श विलयन से संबंधित एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल को ध्यान रखें, नहीं रख पाए तो छोटी सी ट्रिक है भाई, जहां पर यौगिकों का नेचर सेम होता है वहां आदर्श विलयन होता है, जहां नेचर सेम नहीं होता है वहां अनादर्श विलयन होता है। बेंजीन टोल्यूइन कार्बनिक यौगिक है, हम कहीं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, नेचर दोनों का सेम है। साथ ही में बेंजीन से संबंधित है, दोनों एरोमेटिक से संबंधित है, तो नेचर सेम है, इसलिए ये आपके आदर्श विलयन होंगे। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन एल्केन से लिए गए हैं, एल्केन के सदस्य हैं, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे? आदर्श विलयन हो जाएंगे। एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड सेम नेचर से हैं, तो ये भी हो जाएंगे। बेंजीन और आपका पायरीन, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है, इसका भी नेचर सेम है, तो ये भी आपका आदर्श विलयन दर्शाएगा। ठीक है, आगे अनादर्श विलयन की बात करेंगे। अनादर्श विलयन जो होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं राउल्ट के नियम से, और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हम पहचानेंगे? तो जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। A व B अणुओं के बीच आकर्षण बल का मान A और B के बीच आकर्षण बल से कम होता है। उल्टा कर दो डियर स्टूडेंट्स, धन, हमारे पास जब कोई चीज धन में आ जाती है, धन 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 करके जोड़ते हैं तो चीजें हमारे पास बढ़ती जाती हैं, लेकिन यहाँ धनात्मक विचलन से चीजें कम हो रही। ओके, तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि धन धन से चीजें बढ़ती हैं, तो इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। राउल्ट के धनात्मक विचलन में चीजें कम होंगी। ओके, जैसे कि हम आपको अगर समझाने का प्रयास करें तो माना कि हमारा जो कोई घटक A है, घटक A के बीच का जो बल है वो कमजोर है, घटक A के बीच का जो बल है वो कमजोर है, यहां भी आपका कमजोर है, लेकिन हमें यहां पर प्रबल प्राप्त हो जाए। अच्छा दिमाग सोचो कि यहां पर कमजोर है, ठीक, यहां भी कमजोर है, यहां मुझे घटक A B में कोई प्रबल मिल जाए तो तुरंत चीजें
चीजें कम हो जाएंगी। क्यों? यहाँ पर हम इस चीज को वाष्प में बहुत जल्दी बदल पा रहे थे, छोटे से ताप दे करके यहाँ भी बदल पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा आकर्षण बल हो चुका है कि इसके लिए मुझे अधिक तापमान की आवश्यकता होगी। और अधिक अगर हम सेम टेम्परेचर उतना ही ले, माना कि यहाँ पर आपका जितना हमने तापमान लिया और यहाँ जितना वाष्प दाब लग रहा है, यहाँ पर जितना तापमान लिया वाष्प दाब लग रहा है, उसी तापमान पर यहाँ पर उतना वाष्प दाब नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ के पार्टिकल बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यहाँ पर आपका वाष्प दाब कम हो जाएगा। यहाँ पर आपके कण दूर दूर हैं, आयतन ज्यादा है। यहाँ पर कण दूर दूर हैं, आयतन ज्यादा है। यहाँ बल प्रबल हो गया, कण पास पास आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बल की वजह से, तो यहाँ का आयतन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगी। पहले चीजें फैली हुई थी, कमजोर बल की वजह से पार्टिकल दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही ये आपस में मिले तो पार्टिकलों के बीच प्रबल बंध आ गया है, जिसके कारण यहाँ पर आपका आयतन कम हो जाएगा। डेल्टा एच, डेल्टा बी और आपके वाष्प दाब के मान कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। रटने वाली चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है। आप इन सभी को देखना, एक बार तोड़ के देखना, इसके बीच कौन सा बल है, फिर इसके बीच कौन सा है, फिर इन दोनों को मिला के देखना कौन सा बंध बन के तैयार होगा। चीजें समझ में ना आए तो टेंशन मत लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको विकल्पी क्वेश्चन में भी लाइव स्ट्रीम में देखने को मिलेंगी, वहां पर भी ये चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करते रहेंगे। तो समझ पा रहे हैं आप लोग। अब राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। ओके, यहाँ डेल्टा एच का मान 0 से अधिक होगा, डेल्टा बी का मान 0 से अधिक होगा, पी का भी वाष्प दाब यहाँ अधिक होगा। ठीक है, कुल वाष्प दाब भी यहाँ अधिक होगा। सीधी सी बात है कि आदर्श विलयन में सारी चीजें इक्वल होती हैं, यहाँ नॉट इक्वल टू होती है, या तो कम होंगी या तो ज्यादा होंगी। अगर कम हो रही हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगी, और अगर ज्यादा हो रही हैं तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगी। यहाँ ए बी के अणुओं के बीच का आकर्षण बल होगा, वो ए और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल से अधिक होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। वहीं पे एग्जांपल में आप देखेंगे जल है, HCl है, ये आपके देखो जल के बीच हाइड्रोजन बल है, यहाँ पर ध्रुवीय ध्रुवीय बल है। ठीक है, इनको जब हम बनाएंगे तो आप देखना प्रबल बल निकलेगा और दुर्बल निकलेगा, दुर्बल बल निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच HCl आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ दुर्बल हो जाएगा। फिर यहां से बढ़ने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, यानी कि ए का आकर्षण बल और बी के आकर्षण बल से ए बी का आकर्षण बल अधिक होगा। इट्स ओके। यहाँ पर आपका राउल्ट के नियम से संबंधित टॉपिक खत्म होता है। वारी आ रही है अणुशंख गुणधर्म की। ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, अणुशंख गुणधर्म। अगर इस चीज को आप समझ गए, विलियन चैप्टर आपका खासे खल्लास हो जाएगा। और विलियन चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अणुशंख गुणधर्म ही है, और हमारे हिसाब से काफी स्टूडेंट्स के लिए एक दिक्कत भी रहती है अणुशंख गुणधर्म में। नहीं रहेगी समस्या, बस समझते रहिए चीजों को। अणुशंख गुणधर्म है क्या? अणु माने अणुओं की, और संख्या माने संख्या। अणुओं की संख्या पर जो चीज निर्भर है उसे ही अणुशंख गुणधर्म कहते हैं। यहां मुझे इससे मतलब नहीं है कि हमने अणु कौन सा लिया है, ना मुझे इससे मतलब है कि अणु हमारा कैसा है, बस हमें इससे मतलब है कि हमने जो अणु लिया है उसकी संख्या कितनी है। अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करता है उसे ही अणुशंख गुणधर्म कहते हैं। अणुशंख गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं। हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि और अवनमन का अर्थ होता है कमी।
बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। देखो भाई परिभाषा बहुत लंबी थी, उसे तो नहीं हम लिख पाए यहाँ पे, लेकिन आप लोग तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो 12th वाले बच्चे हैं वो भी अपनी बुक से चीजों को लिखते रहेंगे और हमारे द्वारा यह समझते रहेंगे। हम आपको समझाएंगे कि क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वथनांक के बारे में बताया। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। माना कि हमने कोई भी पात्र लिया, कोई बीकर लिया, इसमें हमारा लिक्विड कोई भी मटेरियल भरा हुआ है, पात्र हमारा क्लोज है, साथ ही में हमने यहाँ बैरोमीटर लगा दिया। ये बैरोमीटर हमें जानकारी देगा। देखो एक चीज और बता दे, हमारी आर्ट पे हंसना नहीं, हमें आर्ट ना के बराबर आती है। हमने अपनी लाइफ में शायद है सब कुछ सीखा है, हमने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है और हर चीज को समझ भी लेते, बस आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है पता नहीं आता ही नहीं है। सही बात तो ये है कि हम हाथ को साधना नहीं आज तक सीख पाए। हाथ कभी राइटिंग अच्छा आता है, हम फिर भी कहेंगे राइटिंग हमारा ठीक ठाक है, बेकार नहीं है, इतना नहीं है कि हम हमारे कोई राइटिंग को फेल कर दे, नहीं कर पाएगा। और जब कोई कहेगा कि इतना गलत, तो हो सकता है हम डबल अच्छा करके दिखा दें, ये तो मुझे पता है, बस आर्ट पे नहीं। हम एक ठीक बोला करने में भी हमारे हाथ कपने लगते हैं, तो उस चीज पे ध्यान मत देना ना। ये वो लोग केतली बना दी, क्या कहें इसको, वो नहीं क्या कहा जाता है बगीचे में पानी डालने वाला, वो मत समझना, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बंद पात्र लिया, उधर हमने बैरोमीटर लगाया है। बैरोमीटर हमें पता करके देगा कि यहाँ कितना वाष्प के द्वारा दाब लगाया जा रहा है, उतना यहाँ पर वेपर प्रेशर है। फिलहाल क्या होगा, हम जैसे ही इसको टेम्परेचर देंगे वही सब ये क्या होगा, पानी वाष्प बनना स्टार्ट कर देगा। हमने टेम्परेचर 30 किया, 30 से बढ़ा के हमने 50 किया, 50 से बढ़ा के हमने 70 किया, 70 से बढ़ा के हमने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। यहाँ ये लगातार आपका बैरोमीटर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वाष्प बढ़ेगी, जितना दाब लगेगा उतना बैरोमीटर हमें बताता जाएगा। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तुरंत आपका बैरोमीटर बता देगा कि भाई साहब 760 mm का यहाँ दाब लगाया जा रहा है। ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो चुका है, ये 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो चुका है। समझेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। पानी खाली है, अभी अकेला पानी है। जैसे ही हमने इसमें क्या काम किया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, कोई विलेय पदार्थ मिला दिया। जैसे ही हमने इसमें विलेय पदार्थ के पार्टिकल डाले, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तुरंत बैरोमीटर जो है वो पीछे जाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला, तुरंत वाष्प बननी कम हो गई और वाष्प दाब का मान कम आया, बैरोमीटर पीछे घूम गया। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, लेकिन 760 mm के बराबर हमारा वायुमंडलीय दाब नहीं दिखा, वो सॉरी 760 के बराबर वाष्प दाब नहीं लगेगा। और जैसे ही हम इस टेम्परेचर को 115 110 के समथिंग लेके जाएंगे, तुरंत बैरोमीटर फिर घूमना स्टार्ट कर देगा और हमारा लगने वाला दाब भी बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका फिर जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला उसके बाद भी हमारा ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हमें दिखाएगा। जब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा तो वही वाला जो क्वथनांक होगा वही उसका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। ओके, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है? जब किसी भी विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और क्वथनांक में वृद्धि होना ही आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बहुत आसान भाषा में हमने समझा दिया है, ठीक है। किसी भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब हम विलायक में डालते हैं तो विलेय के पार्टिकल के द्वारा कुछ सतह घेरने की वजह से विलायक का वाष्प में बदलना धीमा हो जाता है, जिसके कारण उसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कम हो जाता है। और अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने से हमारा क्वथनांक, यानी कि फिर मुझे क्या काम करना पड़ता है, तापमान देके क्वथनांक
बिंदु और बढ़ाएंगे, फिर आपका ये वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो वही आपका क्वथनांक में उन्नयन है। ये थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से हो गया, पहले वाला आप सीख लीजिए। अब यहां से ये भी प्रैक्टिकल करके आप देख चुके होंगे, उबलती हुई किसी चीज में जब हम कोई दूसरी चीज आके डाल देते हैं, तुरंत उबाल मारना वो चीज बंद कर देती है। ठीक है, क्यों? टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वो चीज वाष्प में तो बदलेगी, थोड़े समय बाद उतने टेम्परेचर पर बदलने लगेगी, लेकिन उसका वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाएगा। ओके, समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो यहाँ पर एक चीज हम अपनी तरफ से आपको सिखा सकते हैं कि जो आपके विलायक का वाष्प दाब है जो आपके विलायक का क्वथनांक है उससे विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? विलायक का क्वथनांक, अकेला जल था 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर था। जैसे ही हमने विलयन बनाया, कोई विलय डाल दिया, विलयन बन गया, तुरंत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। तो जो विलयन है, विलयन को हम यहां कहेंगे आपका टीवी। टीवी का जो वाष्प दाब है वो आपका टी नॉट वाष्प दाब से अधिक होगा। विलयन का, सॉरी माफी चाहेंगे, विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है, और इसी के अंतर को हम डेल्टा टीवी कहते हैं। इसी के अंतर को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जब हमारा विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से माइनस कर दिया जाता है तो इसे ही कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर फॉर्मूला होता है केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला सिद्ध भी कर सकते थे हम, सिद्ध भी हो जाता, लेकिन आपको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, आपको इतना तो नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम की फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। तो यहां पर आपका डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, विलय स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू विलायक है, और स्मॉल एम विलय का अणुभार है। इन सारी चीजों को हम न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब आप देखेंगे कि कैसे चीजों को हम रखते हैं। आगे है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। सीधी सी बात है भाई, जैसे कि हमारा हिमांक, कोई भी हिमांक का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है। हम आपको अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा खाली पानी कभी आप फ्रिज में रखिएगा और उसी के साथ एक बीकर में आप क्या काम करिएगा, पानी में ऐसा करिएगा, आप खाली दूध रखिएगा, दूध नहीं, दूध में चीनी डाल के रखिएगा, और एक ऐसा रखिएगा दूध में चीनी डाल के मखाने, काजू, कस्ती, कुछ भी जो भी होते, किशमिश वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें डाल के रख देना। मॉर्निंग देखिएगा कौन सा जल्दी जम रहा है, टेम्परेचर सेम है, फ्रिज का टेम्परेचर सेम है। एक बीकर में खाली दूध और चीनी है, एक बीकर में आपका चीनी भी है, दूध है, किशमिश है, गरी है, उसमें काजू है, बादाम है, बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। मॉर्निंग उठ के देखिएगा कौन सी में ठोस ज्यादा, यानी कौन सा ज्यादा जमा है। ये प्रैक्टिकल भी आप कर चुके होंगे, खाली दूध चीनी वाला अच्छा जम जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी में ज्यादा चीजें मिला देते हैं तो वो चीज के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है जमाने के लिए, और फ्रिज का टेम्परेचर सेम था, सेम की वजह से एक ज्यादा जम गई है, कम जमी, टेम्परेचर में हमने अदला बदली नहीं की। अब टेम्परेचर बदला बदलेगा, फ्रिज के 6 टुकड़े थोड़ी कर देंगे, फ्रिज ही रहेगा पूरे का टेम्परेचर सेम होगा।
तो जब हम कोई भी चीज ज्यादा मिला के डाल देते तो मुझे वहां टेम्परेचर माइनस में ले जाना पड़ता है। तो यहाँ हिमांक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, अवनमन हो रहा है, इसे ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम, ये हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है। यहां देखेंगे डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन है, के एफ मोलन हिमांक स्थिरांक है, डब्ल्यू विलेय है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक है, स्मॉल एम विलेय का अणुभार है। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया जाता है। परासरण दाब अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है भाई, काफी बच्चों को परेशान भी करता है। चलो हम आज आपको सिखाएंगे परासरण दाब के। और हमने कोई भी पात्र लिया, इस पात्र के बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। अध्ययन तो किया ही होगा अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम झिल्ली वो एक ऐसी हस्ती है अपने आप में जो भाई साहब विलायक के कणों को अपने में से गुजरने देगी, विलेय के कणों को अपने में से नहीं गुजरने देगी। अर्धपारगम झिल्ली में से ओनली ऑन विलायक के कणु, विलायक के अणु इधर से उधर जा सकते हैं लेकिन विलेय के कण नहीं जा सकते हैं। इधर मेरा खाली पानी है, ओनली विलायक है, ठीक है। इधर आपका पानी है और पानी के साथ इसमें NaCl भी डला हुआ है, नमक के पार्टिकल भी डले हुए हैं। यहां हम देखेंगे अकेला हमारा विलायक है और इधर हम देखेंगे ये हमारा विलयन भी इधर है, इधर विलयन है, इधर विलायक है। यहां देखा जाए तो विलायक के पार्टिकल कम है, इधर देखा जाए तो विलेय के पार्टिकल कतई नहीं है। विलायक सबसे ज्यादा, यहाँ विलायक 100% है तो यहाँ विलायक 95% है और 5% इसमें नमक डला हुआ है। और मैंने बोला है कि विलायक के पार्टिकल का ही इधर से उधर आना जाना हो सकता है, तो किधर से किधर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा अर्धपारगम झिल्ली में से क्या होता है, विलायक के पार्टिकल गुजर सकते हैं, वो भी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। इधर आपका अकेला विलायक है, आप कहेंगे विलायक ज्यादा है मैम जी, इधर तो इसकी सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए, फिर कम सांद्रता क्यों है। आप सांद्रता के पदों में पढ़ते हैं, हमेशा विलेय की ही बात होती है। पूरे चैप्टर में आप विलेय का ही मान लो रोल है। कोई चीज घुल रही है तो विलेय है, कोई चीज कितनी घुल रही है विलेय है, सारी चीजें विलेय पर निर्भर करती हैं। यहाँ विलेय बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ आपका विलेय बिल्कुल भी नहीं है। विलेय न होने की वजह से ये कम सांद्रता वाला है। कैसा है, कम सांद्रता वाला। इधर विलेय है इसलिए ये अधिक सांद्रता वाला है। तो विलायक के कण जो है वो किधर से किधर जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। ये तब तक जाते रहेंगे जब तक इधर के विलायक और इधर के विलायक का जो कण है वो बराबर नहीं हो जाएंगे। ओके, इसे ही परासरण की प्रक्रिया कहा जाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का जाना अर्धपारगम झिल्ली में से ही परासरण कहलाता है। और अगर मुझे ये चीज रोकनी है तो जिधर से जिधर जा रहे हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में, विपरीत वाली ओर से हम जब दाब लगा देते हैं तो इसे परासरण दाब कहा जाता है। इधर से इधर जा रहे हैं तो हम इधर साइड यहाँ दाब लगा देंगे तो इसे परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT। पाई आपकी सांद्रता और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके समानुपाती होती है। स्थिरांक यहाँ पर R जोड़ा जाता है। तो R सांद्रता जो C है ये मोलों की संख्या बटे आयतन होता है, तो N/V RT हो जाएगा। R का मान 0.0821 होता है। ओके, बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सही बात तो ये है, वन शॉट वीडियो कहना आसान है, बनाना आसान नहीं है। काफी दिक्कत होती है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका सपोर्ट मिला
तो 100 ही बनाएंगे, मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। आज का ये दिन मानो पूरा दिन निकल गया, इसी में लगे डले हुए हैं। यहाँ देखेंगे और शाम के कितने बज चुके हैं, 7:30 बज चुके हैं। लगातार काफी टाइम से ये काम में लगे हुए हैं, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। सही बात, तो फिर कोचिंग की पढ़ाई बीच में, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उनको भी पढ़ाया, फिर से कंटिन्यू की। यहाँ देखेंगे वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, ये चौथा प्रकार है। ये क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, सीधी सी बात है। कोई भी विलायक वाष्प में बदल रहा है, उसमें जब हम कोई विलयन बना लेते, विलायक में विलय डाल देते, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती, इसे ही वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ओके, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि विलयन, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में अंतर को वाष्प दाब में अवनमन। कोई भी हमारा विलायक अकेला था, ठीक है, वो आसानी से वाष्प में बदल रहा था और अपना फुल वाष्प दाब लगा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें विलय पार्टिकल डाल दिए, ये विलयन बन गया। तो विलायक और विलयन के जो वाष्प दाब में अंतर आएगा, उसे ही हम वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। पहले दाब कुछ और लगेगा, पार्टिकल मिलाने से तुरंत वाष्प दाब चेंज हो जाएगा, इसके अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। लेकिन वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ओके, यहाँ आपका अर्शंक गुणधर्म पार्ट कंप्लीट होता है। अब एक चीज बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम पूछता है, आपको वो क्वेश्चंस देगा, जैसे आपसे दे देगा 0.1 m जलीय NaCl, 0.1 ग्लूकोज, 0.1 VaCl2 में बताइए किसका हिमांक ज्यादा होगा, बताइए किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, किसका पराशर दाब ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम देता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे इस चीज की पहचान कर पाएंगे। जो ये चीजें क्वेश्चन पूछेगा, तो ये है क्या, ये आपके अर्शंक गुणधर्म ही तो है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सारे आपके अर्शंक गुणधर्म ही हैं। तो कणों की संख्या पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। चीज क्या है इससे मतलब नहीं है, संख्या कितनी है इस पर निर्भर करती है। तो कणों की संख्या देखो, जितने ज्यादा जिसके आयन होंगे, जैसे मैं आपको डिफाइन करूं यहाँ पे, जैसे NaCl है, NaCl को जब हम आयनों में तोड़ते हैं तो ये Na+ देता है और Cl- देता है। जैसे आपका VaCl2 है, VaCl2 Va2+ देता है और 2Cl- देता है। यहाँ आयन कितने बने, 2 आयन बने, यहाँ आयन कितने बने, 3 आयन बने। तो आयनों की संख्या कहाँ ज्यादा है, यहाँ। जब यहाँ आयन ज्यादा है तो यहाँ कणों की संख्या भी तो ज्यादा है। तो अगर जहां कणों की संख्या ज्यादा होगी हमारे प्यारे विद्यार्थियों, वहां क्वथनांक में उन्नयन का मान ज्यादा होगा। जहां कणों की संख्या ज्यादा होगी वहां क्वथनांक का मान भी ज्यादा होगा। टी भी क्वथनांक होता है, उसका मान भी ज्यादा होगा। हिमांक में अवनमन का मान ज्यादा होगा। जैसे विलय हम डाल देते, ज्यादा चीजें मिला देते, तो हिमांक में हमें क्या काम करना पड़ता है, माइनस में मुझे जाना पड़ता है। हिमांक में कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, 1/TF। हिमांक में आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। हिमांक में कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि आपका हिमांक जो है वो उल्टा हो जाता है। कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी हिमांक उतना ही कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वहीं पर कणों की संख्या पर ही पराशर दाब निर्भर करता है। जितने ज्यादा कणों की संख्या होगी पराशर दाब उसके उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पराशर दाब किसका ज्यादा है, VaCl2 का। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन भी कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन वेपर प्रेशर, कणों की संख्या मिलाने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। जैसे ज्यादा विलय मिलाएंगे, कण मिलाएंगे, तुरंत टेम्परेचर
उतना ही है, तो वाष्प कम होता चला जाएगा। ओके, तो ये क्रम आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हिमांक और वाष्प दाब दो व्युत्क्रमानुपाती हैं, शेष सभी आपके समानुपाती हैं। जितने ज्यादा कण होंगे और सारी चीजों का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब एक अपने आप में बेस्ट टॉपिक है वान टू हॉफ गुणांक। वान टू हॉफ गुणांक में कुछ नहीं सीखना है, बस इतना आपको सीखना है कि वान टू हॉफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करती है। इसे कैसे निकाला जाता है, तो संगुणन या वियोजन के पश्चात अर्धशंख गुणधर्म का प्रेक्षित मान और संगुणन और वियोजन के पूर्व अर्धशंख गुणधर्मों का सामान्य मान। कैसे? जैसे मुझे एग्जाम देता है कि NaCl व आप एसिटिक अम्ल CH3COOH में I का मान ज्ञात कीजिए। हम कैसे निकालेंगे I का मान? तो NaCl के पश्चात NaCl को तोड़ने के बाद NaCl 2 आयन देता है, देता कि नहीं देता? और इसके पूर्व इसका कितना आयन है? ओनली इसका एक अणु है। जब NaCl पानी में जाएगा तो ये Na प्लस देगा, Cl माइनस, 2 कर दिए इसने तो 2, और पहले ये अकेला था तो 1। I का मान यहां से कितना आ जाएगा? 2। जबकि CH3COOH जब आपका बेंजीन में डाला जाता है तो 2 जब आपके CH3COOH एसिटिक अम्ल जो होते हैं ये मिल करके एक हो जाता है। 2 एसिटिक अम्ल के कण मिल करके एक हो जाता है। तो यहां पर ये बाद में एक हुआ, पहले 2 था, कितना हो गया? हाफ हो गया। यहां इसका क्या हो रहा है? संगुणन हो रहा है, यहां इसका वियोजन हो रहा है। वियोजन पर आपका जो I का मान है वो कैसा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, और संगुणन होने पर I का मान कम हो जाता है। तो ये आपका संगुणन और वियोजन, संगुणन का मतलब है जुड़ना, वियोजन का मतलब है कम होना। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखेंगे, संगुणन पर I का मान कम हो जाता है और वियोजन पर I का मान ज्यादा हो जाता है। आप लिख लो इस चीज को एक बार, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे I का मान संगुणन होने पर कम हो जाता है और I का मान वियोजन होने पर ज्यादा हो जाता है। और अगर कोई ऐसा पदार्थ जो आयनों में नहीं टूट रहा है उसमें I का मान 1 रहता है। ओके, क्योंकि जैसे ग्लूकोज है आपका, जैसे सुक्रोज है, जैसे कपूर है, नेपथलीन है, ये आयनों में नहीं टूटते हैं, तो यहाँ I का मान 1 रहेगा। पहले भी 1 था, बाद में भी 1, तो 1 रहेगा। ओके, प्रेक्षित और सामान्य मान 1 होने की वजह से ये आपके I का मान 1 ही दिखाते हैं। अब है विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए अर्धशंख गुणधर्म। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अर्धशंख गुणधर्म विद्युत अपघट्य, माना कि हमारा कोई भी ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ BaCl2, अर्धशंख गुणधर्म हम इसका निकालेंगे। हमसे कहा गया है कि इतने ग्राम BaCl2 जब 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो Kb का मान इतना है, क्वथनांक में उन्नयन इसका ज्ञात करो। हमें ये यानी कि 0.5 माना कि दे रहा है, 500 ग्राम ये जल में घोल रहा है। ओके, Kb का मान इसने मुझे दे दिया है और हमसे डेल्टा टीवी का मान ये पूछ रहा है। Kb का मान हमें दिया है इसने, स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है, 1000 दिया है, स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है विलेय का अणुभार, यानी कि हम विलेय की जो अणुभार है वो हम निकाल लेंगे Ba और Cl2 के परमाणु भार को रख करके। लेकिन ये जल में डालने पर तुरंत वियोजित हो जाएगा, ये भाई साहब Ba2 प्लस देगा और C2Cl माइनस देगा। जब ये 2 कण में टूट जाएगा तो इसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। पहले इसका अणुभार कुछ और होगा और जल में डालते ही इसका अणुभार चेंज हो जाएगा। आप कहोगे तो कौन सी बड़ी बात है, इसके परमाणु भार और इसके परमाणु भार को जोड़ दो, बात तो वही है। क्या ऐसा नहीं होता है, हमेशा किसी एक आयन या एक यौगिक का ही अणुभार लिखा जाता है।
2-3 को जोड़ करके थोड़ी लिखा जाता है। तो पहली बात तो आपको एग्जाम में हमेशा कोई विद्युत अपघट्टिका देगा नहीं, और अगर कोई ऐसा विलेय पदार्थ आपको नजर आ जाए जो विद्युत अपघट्य है तो कभी भी BaCl2 का मान निकाल के मत रख देना उस आयनों का, क्योंकि वो तो जैसे ही जल में डालेंगे आयनों में टूट जाएगा तो M का मान वहां चेंज हो जाएगा बेटा, अड़भार बदल जाएगा। वैसे यहाँ होता कि 0.5 ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में डाला गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्लूकोज आयनों में टूटता ही नहीं है। अब कोई ऐसा दे दिया जाए सवाल करने के लिए जो आयनों में टूटता है, वहां तो अगर आप BaCl2 का डायरेक्ट निकाल के रख दोगे क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि अड़भार चेंज हो जाएगा। अड़भार मुझे एक का रखना है, आयनों में टूट चुका है ये। तो ऐसे में अणुशंख गुणधर्म के मान चेंज कर दिए जाते हैं। कैसे करेंगे एक बात उसे समझेंगे आप लोग। सीधा कुछ नहीं आपको करना है, जो ये दिए गए हैं जैसे क्वथनांक में उन्नयन का दिया है डेल्टा टीवी बराबर KV इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल W इंटू स्मॉल m, बस इसमें I का मल्टीप्लाई कर दो। BaCl2 था, BaCl सेम सब कुछ, BaCl2 का मान यहाँ बार रखना निकाल के, लेकिन I का मान मल्टीप्लाई कर देना, जो आयनों की संख्या 3 निकल के आएगी वो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वैसे BaCl2 का बार ही निकाल के रखो, अगर I का मान आप वहां नहीं जोड़ते हैं तो न्यूमेरिकल आपका गलत माना जाएगा। ऐसे ही सभी में आप I का मान गुणा करते जाएंगे। अगर कोई विद्युत अपघट्य विलयन में विलेय पदार्थ दिया जाए तो अणुशंख गुणधर्म का मान निकालने के लिए आपको I मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से आप लोगों का यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। अब छोटा सा एक टॉपिक और बचा है, वो है सांद्रता का पद। कराने का मन तो नहीं हो रहा है, गला भी काम नहीं कर रहा, सर दर्द करने लगा। फिलहाल कोई ना, बस यूं गई और यूं वापस आए, तुरंत अभी आपको समझ सारी चीजें दिखाई देंगी। और एक छोटा सा टॉपिक है, तुरंत अभी हम आपको समझा देंगे, न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चीजें अच्छी लग रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलो भाई आगे के पार्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीनशॉट ले लो तब तक इसकी। तो चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सांद्रता के पद। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं, और अभी हाल ही में BSc नर्सिंग में भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया था। यहाँ देखेंगे आप लोग, सांद्रता के पद को 2 भागों में बांटा गया है, जो एक आयतन संबंधित है और कुछ आपके द्रव्यमान संबंधित है। अच्छा, यही से क्वेश्चन बनता है, कैसे देखेंगे एक बार। आयतन संबंधित ये आपके तापमान पर निर्भर करते हैं और द्रव्यमान संबंधित तापमान पर निर्भर नहीं करते। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तापमान से स्वतंत्र है। आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन देगा, एक इसमें से देगा, तो अब स्वतंत्र जो तापमान पर निर्भर नहीं करेगा, तो इनमें से जो होगा ऑप्शन वो आपको टिक करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन मोलरता से काफी बार पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है, तो मोलरता ज्यादातर वो दे देते हैं और ये आपके 3 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आयतन प्रतिशत, भार प्रति आयतन प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलता, ये आपके जो 4 हैं ये आयतन से संबंधित हैं, और जो आयतन से संबंधित होता है वो ताप पर निर्भर करता है। ये 4 आपके द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाव और मोल ललिता, पार्ट्स पर मिलियन, ये आपके जो है वो आयतन से संबंधित नहीं, यानी कि द्रव्यमान से संबंधित है, जो आपके ताप पर निर्भर नहीं करते। जो देखो इंपॉर्टेंट है वही हमने सांद्रता के पद लिखे, सभी नहीं लिखे हैं। जैसे कि मोलरता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलारिटी जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 का भाग देकर के हम उसे लीटर में चेंज कर लेंगे। ओके,
बात है कि मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो मोलों की संख्या निकाली जाती है भार बटे अणुभार रख करके। हमें विलेय के मोलों की संख्या रखनी है, तो विलेय का भार रखेंगे और विलेय का अणुभार रखेंगे, हमें विलेय के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। ओके, वहीं पर नॉर्मलता, ये आपको अपने आप में कठिन सब्जेक्ट, कठिन टॉपिक लगता होगा, है नहीं। ओके, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम विलेय का भार रखेंगे, बटे में ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान रखेंगे। अब विलेय का भार तो क्वेश्चन हमें देगा, ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान कहां से निकालेंगे, तो मुझे अणुभार बटे x करना पड़ेगा। विलेय का अणुभार रखेंगे x का मतलब होता है स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉन। आगे मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जैसे कि विलेय का मोल प्रभाज हमें पूछा जा रहा है, तो विलेय के मोलों की संख्या रखेंगे, एन का मतलब है मोलों की संख्या, बटे में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या रख देंगे। अगर मुझे विलायक का मोल प्रभाज पूछा जा रहा है, तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक और विलेय के मोलों की संख्या को रख देंगे। दूसरी बात है कि विलेय और विलायक के जब हम मोल प्रभाज को आपस में जोड़ते हैं, तो इसका मान हमेशा 1 निकल के आता है। मोल प्रभाज को मोल अंश के नाम से जानते हैं, मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज के मान को ऐड कर देना, 1 के बराबर निकल के आएगा। आगे मोललता, मोलालिटी स्मॉल m से प्रदर्शित की जाती है। इसमें विलेय के मोलों की संख्या रखेंगे, वटे में विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि मोललता द्रव्यमान से संबंधित है, जो आपकी किस में होगी, किलोग्राम में होगी। ओके, ग्राम में अगर दी गई है तो 1000 का भाग देकर के हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे कहा जाता है, अंश प्रति मिलियन इसे हिंदी में कहा जाता है। विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में इंटू 10⁶। कब, जब विलेय और विलियन का भार ग्राम में दिया जाएगा। अगर विलेय का भार मिलियग्राम में दे दिया जाए, विलियन का आयतन लीटर में दे दिया जाए, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सांद्रता के पद भी हमारे कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारे लगभग 2 घंटे की क्लास में ये विलियन चैप्टर कंप्लीट होता है। बनाने को हम और भी डिटेल करा देते, यहाँ जो डेफिनेशन बड़ी बड़ी है वो हम लिख सकते थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप हर चीज को आसानी से सीख सकते हैं तो उसे ज्यादा लंबा क्यों खींचा जाए। और यहाँ पर जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर सब कंपटीशन एग्जाम के, चाहे वो यूपी बीएससी नर्सिंग का हो, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का हो, ऑल पैरामेडिकल एग्जाम कोई सा भी हो, एम्स बीएससी नर्सिंग है, यूपी में सीपी नेट का एग्जाम है, एएनएम जीएनएम एग्जाम है, फार्मेसी एग्जाम है, इससे संबंधित सभी स्टूडेंट्स हमसे तैयारी करते हैं, तो ये डेफिनेशन तो ज्यादा चाहिए नहीं। हाँ, जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो अध्ययन करें, लेकिन अपनी बुक से जरूर एक बार चीजों को लिखें। वहां डिटेल आपको लिखनी है तो आप बुक से लिख सकते हैं, लेकिन समझाने का जो तरीका है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, समझाएंगे हम आपको फुल अच्छी तरीके से। आज सच्ची सच्ची बताना कितने विद्यार्थियों को टॉपिक समझ में आए, कोई ऐसा टॉपिक जो आपके समझ में ना आया हो, ऐसी कोई चीज जो हम आपके तक ना पहुंचा पाए हो। हमारे हिसाब से 2 घंटे की क्लास में हमने पूरा चैप्टर फिनिश किया है, और इस 2 घंटे की क्लास में हमने विलियन चैप्टर में कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज छूट गई होगी हमसे तो वो हम विकल्पी क्वेश्चन में करा देंगे। लाइव क्लास का समय अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मेन चीज है हम ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं, उसके चलते थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम ये टाइम अपने टेलीग्राम चैनल ग्लोबल साइंस IQ पर बताएंगे। फिलहाल 6 बजे भी रख सकते हैं शाम को, और दोपहर में 2 या 3 बजे के ऑलमोस्ट रख सकते हैं।
अभी हम पूरा तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाइव जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बोलेंगे भाई 2025 की तैयारी करानी स्टार्ट कर दी है। केमिस्ट्री की फ्री में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देंगे। जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस होंगे, प्रीवियस ईयर पूछे हुए होंगे और जितना हो सकेगा फ्री में आपकी फुल मदद करेंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, जिसमें आप छोटा सा काम करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। आपके लाइक से हम काफी मोटिवेट होते हैं और जहां चीजें समझ में ना आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो हम भी कैसे जानेंगे कि हमारा पढ़ाया आपको समझ में आया या सब सर के ऊपर से निकला। बता जरूर दीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स अच्छे खासे आएंगे तो नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऊंचाइयों को छूते रहिए। ओके, ठीक है भाई, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।